अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज इस वीडियो में जिस क्लास के बारे में हम डिस्कस करने लगे हैं उस क्लास का नेम है FSC पार्ट 1 यानी इंटरमीडिएट पार्ट 1 और इसका सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने लगे हैं और फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है 1.1 जिसे एटम कहते हैं। आज हम एटम के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको इन वीडियोस में हर एक टॉपिक और उसके सब टॉपिक्स के बारे में अलग-अलग से वीडियोस मिलेंगी। आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। ये नहीं किया जाएगा कि जल्दी जल्दी से आपको कंसेप्ट बता दिए जाएं और आपको पता ना चले। और कंसेप्ट बताने से मुराद ये है, देखें आप अब FSC में आ गए हैं, फर्स्ट ईयर में आ गए हैं, अब 9th 10th की तरह आपका रट्टा नहीं चलेगा। सीरियसली आपको याद करना पड़ेगा, कंसेप्ट वाइज याद कीजिएगा, क्योंकि अगर FSC में आप कंसेप्ट से पेपर नहीं करते, वो ज्यादातर 70% पेपर आपको कंसेप्चुअल डालता है। आपको कोई पेपर ऐसा नहीं होगा जो आपको एग्जैक्ट बुक से आएगा। सो स्टूडेंट्स, जब तक आपके कंसेप्ट ना क्लियर हुए आपको कभी भी नंबर नहीं आप गेन कर पाओगे। चलें केमिस्ट्री के पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है? एटम। एटम के इस टॉपिक में मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा। तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक तो नंबर 1 आपको हिस्ट्री बताऊंगा एटम की, नंबर 2 डेफिनेशन ऑफ एटम, नंबर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और इन अगर आप लेक्चर्स को अच्छी तरह बार बार सुनते हो तो इंशाल्लाह ताला जब आपका FSC का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, जब आप आगे NTS टेस्ट भी दोगे तो उसमें भी आपको जो थ्योरेटिकली या जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आपके सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना 1.1.1 जो कि एविडेंस ऑफ एटम है वो टॉपिक करेंगे। चलें स्टूडेंट्स, सबसे पहले करते हैं अपना टॉपिक शुरू, एटम। जैसे कि मैंने आपको बोला, सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की। हिस्ट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ज्यादातर हिस्ट्री में क्या आप पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। मैं वीडियो में ये भी बताता रहूंगा कि आपको MCQs क्या बन के आ सकता है, टॉपिक के अंदर आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन क्या बन के आ सकता है। हिस्ट्री। एटम जो वर्ड है ना, ये एक ग्रीक साइंटिस्ट था डेमोक्रेटस, इसने डिस्क्राइब किया था एटम को, एटम के वर्ड को। और इसने कहा कि एटम एक ऐसा पार्टिकल है, एक ऐसा हिस्सा है जो कि मजीद तकसीम नहीं किया जा सकता। यानी कि आप ये कह सकते हो एटम, द वर्ड एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमस। ग्रीक वर्ड जो एटमस है ना, उससे एटम का जो लफ्ज है वो निकाला गया है। ड्राइव का मतलब होता है निकाला गया। तो आप इसको ये लिख सकते हो, एटमस। एटमस से क्या निकला है? एटम। एटमस से क्या निकला है? एटम। और इसका मतलब क्या है एटमस का? इसका यानी कि एटम का मतलब क्या है? इनडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। इनडिविजिबल मीन नाकाबिले तकसीम। अब इस लाइन में आपको MCQs वो पूछ सकता है क्या? वो कह सकता है एटम किस वर्ड से निकला है, ग्रीक से, इंग्लिश से, किस से? तो आपने ग्रीक वर्ड, ये आपको एक MCQs आ सकता है। आपको कह सकता है एटम जो वर्ड है वो किस वर्ड से निकला हुआ है, एटमस या कोई और आपको ऑप्शन दे सकता है, तो आपने कहना है एटमस। आपको ये कह सकता है कि एटमस या एटम का मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड में इसका मतलब क्या है, एटमस का मतलब क्या है, डिविजिबल, इंडिविजिबल या दो और ऑप्शन दे सकता है। आपने कहना है इंडिविजिबल। यानी कि अभी तक आपने ये समझा हिस्ट्री में कि एटम वर्ड डेमोक्रेटस ने इजाद किया। कहां से निकाला इसने निकाला एटमस से। और एटमस का मतलब क्या है? इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब होता है कि नाकाबिले तकसीम, वो चीज जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते, मजीद तोड़ नहीं सकते, ये समझ लें। ठीक है। अब जो ग्रीक फिलोसोफर था डेमोक्रेटस, इसने एक और चीज एटम के बारे में एक्सप्लेन की हिस्ट्री में। उसने ये कहा कि एटम दो वर्ड से निकला हुआ है, एक आ और दूसरा टोमी। मतलब एटम जो है वो दो वर्ड से निकला है, एक है आपका आ यानी कि ए, और टोमी। ए मीन नोट, टोमी मीन कट या टू कट लिख लें। ठीक है, नोट टू कट। इसका मतलब है नोट मैंने नहीं, कट मैंने काटा नहीं जा सकता। इसका मतलब बिल्कुल वही हो गया कि एटम जो है वो एक ऐसा पार्टिकल है जिसको हम मजीद काट नहीं सकते।
ये स्टूडेंट्स आपको क्या बता दी, हिस्ट्री। दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूं, वीडियो को बार बार सुनेगा, कंसेप्ट आपके क्लियर हुए तब ही आपको पेपर अटेम्प्ट करना पड़ेगा, और अटेम्प्ट करना तब ही आप सीखोगे कि अगर जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर ना हुए। मैं बार बार इस चीज के ऊपर फोकस कर रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको ज्यादातर नहीं पता होती। हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा कि जी एक साइंसदान था, उसका नेम था डेमोक्रेटस। उसने जो वर्ड था ना एटम का, इस वो ग्रीक फिलोसफर था, यूनानी फिलोसफर था। उसने इसको एक यूनानी वर्ड था एटमस, उससे इसको ड्राइव किया, इस लफ्ज को निकाला। और एटमस का मतलब होता है इनडिविजिबल, कि वो चीज जो नाकाबिले तकसीम है, जो कट नहीं सकती, जिसको हम मजीद तकसीम नहीं कर सकते। और इसने दूसरा ये भी कंसेप्ट दिया कि जो एटम है दो दो वर्ड से मिलकर बना है, वो कौन सा है, आ और टोमी। आ मीन नोट और टोमी मीन टू कट। इसका मतलब है कि एटम एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम मजीद काट नहीं सकते। ये हमने पहला एटम के अंदर जो पहला मैंने फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाना था हिस्ट्री, वो मैंने आपको बता दिया। अब आगे बात करते हैं मीनिंग की। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे बात करेंगे सेकंड टॉपिक। इसके अंदर जो है मीनिंग। मीनिंग इसको कह लें, इसको डेफिनेशन कह लें, एक ही मतलब है। डेफिनेशन चलें इसको बोल लें, आपको ज्यादातर सिंपल वे में मैं आपको बताता हूं। डेफिनेशन देखो, अभी मैं आपको ना दो डेफिनेशन करवाने लगा हूं। आप इन दोनों डेफिनेशंस में कोई भी डेफिनेशन अपने पेपर के अंदर पुट करेंगे, वो आपको मार्क्स देगा। अब डेफिनेशन पहले सुनिएगा, डेफिनेशन क्या है। एटम की डेफिनेशन, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम जो है वो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मैं थोड़ा सा लिख देता हूं समझाने की तरफ, फिर मूव ऑन करते हैं। एटम क्या जी, एटम smallest is a smallest particle of an element which take part in a chemical reaction। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने बोलता भी जा रहा हूं, आप इसको ऐसे ना लिख भी सकते हैं अगर आपको व्हाइट बोर्ड से समझ नहीं आ रही। इस डेफिनेशन के दो हिस्से हैं। क्या, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ, एलिमेंट क्या थे। आप नाइन्थ क्लास की तरफ जरा मूव करें। नाइन्थ क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, उसका एक टॉपिक था एलिमेंट। एलिमेंट के अंदर एक आपने टेबल ऐसे बना देखा होगा जिसमें एलिमेंट जो थे 118 आपने एलिमेंट पढ़े थे। आपने वहां पे पढ़ा भी था कि एलिमेंट टोटल कितनी है, 118। 92 एलिमेंट ऐसे हैं जो कुदरती तौर पे जमीन में पाए जाते हैं, और बाकी जो है वो 26 जो बाकी हैं वो साइंसदानों ने खुद डिस्कवर किए हुए हैं। पढ़ा है ना आपने ये। अब एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्ट है, छोटा हिस्सा है, उसको क्या बोलेंगे, एटम। एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो क्या है, आपका एटम। जैसे मिसाल के तौर पर इसको इस तरह समझते हैं, बहुत सिंपल वे में आपको समझाऊंगा, देखिएगा आपको 1 मिनट में समझ में आती है। देखो हम ना ले लेते हैं जी 118 एलिमेंट्स में एक एलिमेंट आपने पढ़ा होगा, ये फेमस भी है, हाइड्रोजन। मैं मिसाल के तौर पे मैंने लिया, मैं इस चीज को प्रूव करने लगा हूं जी, जो है ना एलिमेंट, वो एटम जो वो एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये मेरे पास है, फर्ज करो हाइड्रोजन। मैं ना अपने पास से अज्यूम करता हूँ, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में नहीं है। मैं कहता हूँ हाइड्रोजन को ना मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर सकता हूँ। ये लें हाइड्रोजन 1, 2, 3 और 4। मैंने अज्यूम किया, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक्चुअल में ये नहीं है, आपको समझाने के लिए। अब देखो एक हाइड्रोजन जो है वो 4 हाइड्रोजन हो ना, तो एक हाइड्रोजन बनता है, यानी कि 4 हाइड्रोजनों से एक हाइड्रोजन एलिमेंट बनता है। तो इसका मतलब है अगर हाइड्रोजन को आप 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे हो, तो वो 4 हिस्से उसके क्या कहलाएंगे, एटम। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, फर्ज करें ये हाइड्रोजन है, इसको मैंने तकसीम यहां से ये किया, इसका खोल मैंने निकाल लिया, ये फर्ज करें एक हिस्सा इसका अलहदा कर दिया, इसकी निब साइड पे कर दूं, दूसरा हिस्सा अलहदा कर लूं, पीछे वाला हिस्सा साइड पे कर दूं, थर्ड पार्ट अलहदा हो गया, और दरमियान वाला ऐसे ही रहने दूं। तो इसका मतलब है ये एटम था, ये बोर्ड मार्कर था। बोर्ड मार्कर को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो था तो ये बोर्ड मार्कर ही ना, लेकिन इसके मैंने अब हिस्से कितने कर दिए, 4, और उन हिस्सों को मैं नाम दे देता हूं एटम का। ठीक है, इसी तरह हाइड्रोजन आपका एक एलिमेंट है, इसको मैंने मजीद डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, 4 हाइड्रोजन में, तो ये मेरे क्या बन गए, ये मेरे एटम बन गए। इसका मतलब है इसको भी आप एटम बोल सकते हो, पहले पार्ट को भी एटम, दूसरा पार्ट भी एटम, तीसरा पार्ट भी एटम, चौथा पार्ट भी एटम। चारों एटम है ना, और 4 एटम मिलकर क्या बनाया, एक
एलिमेंट बनाया। अब ये बात प्रूव होगी क्या कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का 118 एलिमेंट में से किसी भी एलिमेंट का जो सबसे छोटा हिस्सा है ना वो एटम है, और छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर एक एटम बनता है, एक एलिमेंट सॉरी बनता है, ठीक है ना। अगर बहुत से एटम कंबाइन हो जाएं एक ही चीज के, जैसे हाइड्रोजन के 15-20 एटम ऐसे कंबाइन हो गए, उसने एक हाइड्रोजन क्या बना दिया, एलिमेंट बना दिया, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को। अब ये आपका क्या हो गया, डेफिनेशन का एक हिस्सा मैंने आपको ये समझा दिया। अब समझे, विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एटम वो भी है जो एक तो एलिमेंट का हिस्सा हो और दूसरा वो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट भी करे। केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन से मुराद ये होता है जिसमें आपके रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। आपने 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसमें आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पढ़ा हुआ है। तो एटम क्या है, जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। टेक पार्ट का मतलब ये होता है कि हिस्सा लेता है, किरदार अदा करता है अपना, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन कौन से होते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स। और रिएक्टेंट्स में आपको पता है जो बाउंड होता है वो ब्रेकेज होता है, टूटता है, और जो प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, यानी कि बॉन्ड किससे मिलकर बनता है, एटम से मिलकर ही बॉन्ड बनता है ना। तो एटम, आप ये कह सकते हो कि रिएक्टेंट्स में एटम टूटते हैं और प्रोडक्ट्स में एटम जुड़ते हैं, फॉर्मेट होते हैं। तो आपने ये डेफिनेशन में ये सीखा कि एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और जो कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करेगा। और केमिकल रिएक्शन से मुराद क्या है कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट्स क्या बनता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है। अब ये मैंने आपको डेफिनेशन का एक डेफिनेशन बताई। अब आप दूसरी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखो सुनो जरा। दूसरी डेफिनेशन ये है, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। विच में पहला पार्ट बिल्कुल वही सेम है, दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। विच, ये इसको ऐसे लिख लीजिएगा, विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अब देखो बिल्कुल सेम वही, एटम इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, ठीक है। अब आगे क्या है, विच में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका जो कि आजादाना रह भी सकता है और आजादाना नहीं भी रह सकता। अब आजादाना का क्या मतलब होता है, आजादाना का भी पहले मतलब समझाता हूं। पहले ये आपको बताता हूं 118 में से कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो आजादाना रह सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो आजादाना नहीं रह सकते। अब जो तो आजादाना रह सकते हैं, जो कि जिसके लिए उनको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अपनी एग्जिस्ट करने के लिए ना, इस मतलब अपने आप को स्टेबल करने के लिए उनको किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं है। वो यानी कि वो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। वो आपके कितने हैं, वो आपके नोबल गैसेज है, जिसमें आपका नियोन, क्रिप्टोन, ये सारे आपके आ जाते हैं नोबल गैसेज। आपके पास 6 नोबल गैसेज हैं। जितनी भी नोबल गैसेज हैं आप क्या लिख सकते हो, वो जी इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, उनके एटम्स इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो एक बात है, आपको एमसीक्यूज में ये आ सकता है कि इंडिपेंडेंटली कौन से एलिमेंट हैं जो इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं, तो आपने सीधा सा लिखना है नोबल गैसेज, ठीक है। अब नोबल गैसेज 6 हैं, तो 118 में से 6 निकालो, बाकी कितने बचे, 112 जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आपके आजादाना नहीं रह सकते। उन्होंने अगर रहना है तो उन्होंने इंडिपेंडेंटली नहीं रहना, उन्होंने डिपेंड करना किसी ना किसी के ऊपर, ठीक है। जिसमें आपके हाइड्रोजन, कैल्शियम, कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, आपका मरकरी, आपका उसमें मैग्नीशियम, मैंगनीज, सारे ये कितने हैं, जितने 112 जो हैं वो आपके डिपेंडेंटली हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे के सहारे के बगैर नहीं रह सकते। तो आपने इस डेफिनेशन में ये तो समझ लिया कि जी एटम क्या है, एटम जो एग्जिस्ट डिपेंडेंटली, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली और डिपेंडेंटली रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। अब देखो डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं, वजह क्या है, मतलब क्यों नोबल गैसेस क्यों इंडिपेंडेंटली रह लेती हैं, ये भी तो आपके माइंड में आपको क्वेश्चन आ रहा है ना, क्यों। इसकी वजह ये होती है इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना वो स्टेबल होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है।
किसकी, नोबल गैसेस की। इस वजह से ये इंडिपेंडेंटली रह लेते हैं। और जो आपके बाकी 112 एलिमेंट हैं जिसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, जितने भी मैंने बाकी आपको बताए, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होती है। ठीक है, आपने इतना सा लिखना है। आपको ये अगर क्वेश्चन आ गया एमसीक्यूज में या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, उसने पूछ लिया कि व्हाई नोबल गैसेस आर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वजह बताएं, रीजन बताएं, तो आपने लिखना है बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और दूसरे में आप लिखिएगा कि बिकॉज दे डू नॉट हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या ये लिख दीजिएगा बिकॉज दे हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट में एक चीज सुनेगा जो डेफिनेशन का पोर्शन खत्म करने से पहले, देखो इसका मतलब है हाइड्रोजन, ये मैंने एक चीज लिखी, ये मैंने लिखा हाइड्रोजन, एच लिखा मैंने, क्या ये मेरा एटम है क्या एलिमेंट है? ये मेरा एटम है क्या एलिमेंट है? खुद सोचें, ये आपका एलिमेंट भी है, ये आपका एटम भी है। क्यों? क्योंकि एटम, ये इस एलिमेंट के अंदर कितने एटम हैं आपको ये नहीं पता। हाँ, आपको इतना पता है कि हाइड्रोजन के अज्यूम कर लें, अगर मैंने जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली, हाइड्रोजन अगर 4 एटम से मिलकर बना है तो इसका मतलब है एक्चुअल में वो चारों एटम ऐसे मिलकर बन जाए तो एक क्या बनता है, एलिमेंट ही बनता है। तो आप इसका मतलब है जितने भी आपके पास 118 एलिमेंट हैं, आप उनको एटम भी कह सकते हैं, उनको एलिमेंट भी कह सकते हैं। फर्ज करें मैंने बोर्ड मार्कर बनाना हो और बोर्ड मार्कर के मेरे पास अलग अलग पार्ट्स पड़े हों, तो मैं क्या किसी को बोलूंगा कि जी ये बोर्ड मार्कर नहीं है, ये तो मेरे पास बॉल पेन पड़ी हुई है? नहीं, अगर मैंने बोर्ड मार्कर के मेरे अलग अलग पार्ट्स पड़े हुए हैं तो मैंने कहना, मैंने उसको यही कहना, मैंने कहना कि ये देखो ये मेरे बोर्ड मार्कर का ये है, ये ऊपर वाली इसकी कैप है, ये पीछे वाला हिस्सा है, ये इसकी निब है, इस तरह की चीजें। अब जब मैं उसको कंबाइन कर दूंगा तो मैं कहूंगा जी ये मेरा बोर्ड मार्कर एक कंप्लीट फॉर्म में मेरे पास बन गया। इसी तरह एलिमेंट जो होते हैं वो कंप्लीट फॉर्म में होते हैं, और कंप्लीट फॉर्म कैसे उनकी बनती है, जब वो छोटे छोटे एटम्स मिलकर कंबाइन हो जाते हैं। इसका मतलब है कोई भी एलिमेंट आपके पास 118 हो, आप उसको एटम भी बोल सकते हो, आप उसको एलिमेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, ये मैंने आपको डेफिनेशन का पोर्शन करवा दिया। अब आपने इसी टॉपिक के अंदर, जो कि लास्ट टॉपिक हमारा, इस टॉपिक के अंदर जो लास्ट चीज हमारी रह गई है वो है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अच्छा तो स्टूडेंट्स, आप समझो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, आपके कॉलेजेस वगैरह वाले या एकेडमीज वगैरह वाले आपको ये चीज नहीं समझाते सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स को समझना बहुत जरूरी है। देखो सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम किसको कहेंगे, एटम्स के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम के भी जो मजीद हिस्से हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहां पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जो डेमोक्रिटस था उसने कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, कि एटम को मजीद नहीं तोड़ सकते, लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो ये कहती है कि एटम को तोड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर एटम को किस में तोड़ा जा सकता है, एटम को सब एटॉमिक पार्टिकल्स में तोड़ा जा सकता है। जो रेडियो एक्टिविटी है आपकी, ये भी एटम से टूट के बनती है। जो आपका फिशन का अमल है ये भी एटम से टूट कर बना है, यानी ये एटम के सब एटॉमिक, एटम से टूट कर जो आगे पार्टिकल्स बने हैं ये भी तमाम हिस्से उसके फिशन में ही आते हैं, रेडियो एक्टिविटी में आते हैं। तो इसका मतलब है जो मॉडर्न हमारी केमिस्ट्री है वो हमें ये बताती है कि एटम को मजीद तोड़ा जा सकता है, लेकिन डेमोक्रिटस ने हमें ये बताया था कि एटम्स को मजीद तोड़ा नहीं जा सकता। ये मैं वहां बताना भूल गया था, अभी मैंने आपको बता दिया। अब देखो स्टूडेंट्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स से क्या मुराद है, एटम्स के जो मजीद हिस्से हैं इनको आप क्या बोलोगे, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स दो तरह के होते हैं, एक है आपका स्टेबल और एक आपका अनस्टेबल। स्टेबल और अनस्टेबल, अब समझें स्टेबल से क्या मुराद है, अनस्टेबल से क्या मुराद है। एक डायग्राम को पहले समझा देता हूं फिर आपको पता चल जाएगा। ये देखो आपका ये एटम का न्यूक्लियस हुआ और इसके अराउंड आपको पता है शेल्स होते हैं। आपने ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है, 9th क्लास का जब आपने टॉपिक बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था या रैदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसमें आपने एटम के न्यूक्लियस और उसके शेल्स के बारे में डिस्कस किया था। अब एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में दो चीजें होती हैं, क्या, एक आपका प्रोटॉन होता है, एक आपका न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, और एटम के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो चीज घूम रही होती है, रिवॉल्व कर रही होती है, उसको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसका मतलब है एटम के अंदर तीन चीजें होती हैं, क्या, एटम के न्यूक्लियस में तो दो होती हैं लेकिन एटम कंप्लीट में तीन चीजें होती हैं, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये तीनों क्या होते हैं, स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स। क्या होते हैं, स्टेबल सब। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपके आगे। अब अनस्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये आपके कौन से होंगे? अब न्यूक्लियस में कितनी चीजें हैं? दो चीजें हैं ना, न्यूक्लियस में दो चीजें हैं, क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इनके अंदर भी मजीद, न्यूक्लियस के अंदर मजीद 100 से भी ज्यादा क्या अनस्टेबल पार्टिकल्स पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? वो मिसाल के तौर पर यहां पे मैं लिख देता हूं। अनस्टेबल में आपके पास आ जाता है न्यूट्रिनो। न्यूटिनो आप ये लिख लीजिएगा, अगर आपको बोर्ड से नहीं समझ में आ रही तो मैं बोलता जा रहा हूं। न्यूटिनो, एंटी न्यूटिनो, एंटी प्रोटीनो या एंटी प्रोटॉन भी लिख सकते हैं, एंड मैनी मोर, एंड मैनी मोर। ये 100 से ज्यादा है। तो इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि एटम के अंदर तीन चीजें तो स्टेबल तौर पे पाई जाती हैं, जो कि क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाकी जो न्यूक्लियस के अंदर जो मजीद चीजें पाई जाती हैं उनको हम अनस्टेबल पार्टिकल्स बोलेंगे। वो क्या कौन से? आपके न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी प्रोटॉन एंड मैनी मोर। ये आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स आपका ये हो गया। वो आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन में कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितनी किस्म के होते हैं? आपने कहना स्टेबल और अनस्टेबल। वो कह सकता है स्टेबल कौन कौन से होते हैं और अनस्टेबल कौन कौन से होते हैं। ये एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं आपको, या आपको एज अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ये स्टूडेंट्स आपका यहां तक मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको सबसे पहले हिस्ट्री आपसे डिस्कस की, फिर आपसे मीनिंग यानी कि डेफिनेशन आपसे डिस्कस की, फिर मैंने आपसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कस किया। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, बार बार सुनिएगा। एक दफा आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप अपने वर्ड में भी एफएससी में लिख सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एफएससी में कि आप अपने वर्ड से नहीं लिख सकते, क्योंकि एफएससी में इतने ज्यादा कंसेप्ट हैं कि आपको जैसे ही आप रटा लगाने की कोशिश करोगे, चीजें यहां से याद करोगे, दूसरी तरफ से आपको भूलती जाएंगी। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एविडेंस ऑफ एटम का टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के थ्रू मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस उनका सॉल्यूशन और पेपर के करीब आपको यह भी बताता जाऊंगा कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इस साल। अब तक इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।